तो चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन अपने रूल्स के चैप्टर का। सर पहले ये बताइए कि प्रैक्टिकल थ्योरी रूल्स में ये कैसे प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये तो एक ऑडिट करना है ना, ऑडिट में क्या प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हो सकते हैं। तो पहले समझना दोस्तों लॉजिक क्या है प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का अपने रूल्स में। तो एक तो होती है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो आप रिपोर्ट बनाते हो पूरी की पूरी रिपोर्ट, जहां पर आप लिखते हो कि हाँ भाई मैंने वेरीफाई किए हैं कॉस्ट अकाउंट्स फलानी फलानी कंपनी के फलाने फलाने ईयर के और ये रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही ढंग से बने हैं, मैं इनसे संतुष्ट हूं। तो आप एक तो वो रिपोर्ट बनाते हो, तो वो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ कई सारे एनेक्जर्स लगे होते हैं। उन एनेक्जर्स में हमें कई सारी रेशोज डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, और वो सारी रेशोज और इंफॉर्मेशन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। और ये सारी की सारी रेशोज और सारी की सारी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होती हैं ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बेयर मिनिमम 15 नंबर की तो आएंगे ही आएंगी, 25 नंबर या 30 नंबर का भी इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रेपिटेडली पूछा गया है। तो ये वो रेशोज हैं। आप अपने अगर चैप्टर पे आएंगे पेज नंबर 2.8 पे, तो ये वो रेशोज हैं जो रेशोज कॉस्ट ऑडिट के साथ एक ऑडिटर को अटैच करना होता है एज एनेक्जर और डिस्क्लोज करना होता है अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ। तो पहली रेशो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेस्ट मल्टीप्लायर। रेशो का नाम है वेस्ट मल्टीप्लायर। तो भाई ये क्या होता है वेस्ट मल्टीप्लायर और ये किस इंडस्ट्री में यूज होता है। सबसे पहले सुनना, ये यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो इस रेशो को निकालते होंगे जिसका नाम है वेस्ट मल्टीप्लायर। अब ध्यान से सुनना, इस रेशो का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट मल्टीप्लायर। ध्यान से सुनना। तो मैं यहां पर ना एक प्रोसेस का इनफ्लो आउटफ्लो चार्ट बना रहा हूं। प्रोसेस का इनपुट, प्रोसेस का आउटपुट, ये यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। तो भाई देखना जरा, ये है प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2, ये है प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 का इनपुट 100, आउटपुट 80, इनपुट 80, आउटपुट 60, इनपुट 60, आउटपुट 40। ये है एक कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस और इस प्रोसेस में 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स से होके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद ऐसा कुछ इनपुट आउटपुट रेशो निकल के आता है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं जरा बताना इनपुट आउटपुट रेशो क्या है इन प्रोसेसेस का, तो तुम मेरे को क्या जवाब दोगे ये बताना। इनपुट आउटपुट रेशो क्या है इन प्रोसेसेस का। सर फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट आउटपुट रेशो है 100 डिवाइडेड बाय 80, 1.25 टाइम्स। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात। चलो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई सेकंड वाले प्रोसेस का इनपुट आउटपुट रेशियो बता दो। तो तुम मुझे कहोगे सर 80 डिवाइड बाय 60, 1.333 टाइम्स। बिल्कुल सही बात। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं जरा बता दो जो थर्ड प्रोसेस है उसका इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है। सर थर्ड प्रोसेस का इनपुट आउटपुट रेशियो है 1.5 टाइम्स। बताओ जरा, बिल्कुल बेसिक बात जो हम इंटर में पढ़ते थे इनपुट आउटपुट रेशो की बात, एकदम बेसिक सी बात मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि बता दो इनपुट आउटपुट रेशो क्या होती है। दोस्तों इनपुट आउटपुट रेशो होती है कि आप कितना इनपुट डालोगे एक यूनिट आउटपुट निकालने के लिए। तो पहले वाले प्रोसेस में अगर आप 1.25 किलो इनपुट डालोगे तो 1 किलो आउटपुट निकलेगा। अगर आप सेकंड वाले प्रोसेस की बात करो तो 1.333 केजीज अगर आप इनपुट डालोगे तो 1 केजी आउटपुट निकलेगा। और थर्ड प्रोसेस में अगर आप 1.5 केजी इनपुट डालोगे तो 1 केजी आउटपुट निकलेगा। दिस इज नोन एज द इनपुट आउटपुट रेशो। ये इनपुट को और आउटपुट को कंपेयर करता है एक ही प्रोसेस के और आपको बताता है कि बीच में कितना वेस्टेज होगा, वेस्टेज के बाद कितना आउटपुट बचेगा। ठीक, हाँ सर ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है। भाई एक चीज आपने बचपन से नहीं पढ़ी होगी, वो चीज है आउटपुट आउटपुट रेशो, ओओ रेशो। ये है आईओ रेशो और ये है ओओ रेशो, आउटपुट आउटपुट रेशो। अब देखना ये आउटपुट आउटपुट रेशो क्या होती है। भाई इस रेशो में हम लोग कंपेयर करते हैं आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस विद द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द फाइनल प्रोसेस।
तो मैं कंपेयर करूंगा 80 को 40 से, और आउटपुट आउटपुट रेशियो जो पहले प्रोसेस की आ गई वो आ गई 2। तो 80 आउटपुट अगर मुझे प्रोसेस 1 से मिलेगा तो 40 आउटपुट मुझको लास्ट प्रोसेस से मिलेगा। दिस इज नोन एज आउटपुट आउटपुट रेशियो। आउटपुट आउटपुट रेशियो। अब बताना सेकंड प्रोसेस का आउटपुट आउटपुट रेशियो क्या होगा। हाँ सर, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट आउटपुट रेशियो होगा 60 डिवाइडेड बाय 40, 1.5 आउटपुट आउटपुट रेशियो। मतलब सेकंड प्रोसेस से अगर मैं आउटपुट निकालूं 1.5 तो फाइनल प्रोसेस से आउटपुट मिलेगा 1.5 का ये मतलब। ठीक है सर, अब बता दो थर्ड प्रोसेस का आउटपुट आउटपुट रेशियो क्या होगा। हमेशा ऑलवेज थर्ड प्रोसेस का या फाइनल प्रोसेस का आउटपुट आउटपुट रेशियो रहेगा 1, क्योंकि 40 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज नोन एज द आउटपुट आउटपुट रेशियो। सर ये आउटपुट आउटपुट रेशियो किस काम आता है, हमें क्यों आउटपुट और आउटपुट को कंपेयर करना पड़ता होगा। दोस्तों हमको ये कंपेयर करना पड़ता होगा उन सिचुएशंस में जहां पर हम लोग अपने कुछ अनइंपॉर्टेंट टास्क्स को आउटसोर्स कर देते हैं, अनइंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, सपोज आप रुई में से, रुई में ना बीज होते हैं, बीज, सपोज आप रुई में से बीज निकालने का प्रोसेस 1 करते हो अपनी कंपनी में, आपकी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आप रुई में से बीज निकालते हो। भाई रुई में से बीज तो कोई अनपढ़ आदमी भी निकाल देगा, तो क्यों ना आप प्रोसेस 1 को आउटसोर्स कर दो, किसी और को दे दो। और अगर आप प्रोसेस 1 किसी और को आउटसोर्स कर दोगे, उसको बोलोगे भाई मुझे तुम बीज निकाला हुआ प्योर रॉ रुई दे दो, तो वो आदमी कहेगा हाँ सर ठीक है, आप बताओ आपको कितनी रुई चाहिए। अब देखो उस सिचुएशन में ना आपके लिए आउटपुट रेलिवेंट है, आपके लिए इनपुट इररेलेवेंट है। अब वो आदमी चाहे 100 किलो डाल के 80 किलो बनाए, चाहे 200 किलो डाल के 80 किलो बनाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो उसको कहोगे मैं तुमसे 80 किलो माल खरीदूंगा बस। आपको इस आउटपुट से मतलब है, आपको इनपुट से कोई मतलब नहीं है। वो आदमी चाहे जितना भी वेस्टेज करे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, खर्चा उसका हो रहा है सारा का सारा। आप तो 80 रुपीज का, 80 केजीज का रुपीज बता दोगे कि भाई इतने रुपए का मैं तुमसे लूंगा और 80 किलो माल मैं तुमसे लूंगा। तो आउटपुट आउटपुट रेशियो बताती है कि आपको एक प्रोसेस में कितना आउटपुट चाहिए टू हैव द वन यूनिट आउटपुट ऑफ द फाइनल प्रोसेस। इसको कहते हैं हम आउटपुट आउटपुट रेशियो। तो पहले यूनिट से जितना आउटपुट निकलेगा आप उसको कंपेयर करोगे लास्ट यूनिट के आउटपुट से, और आप बता दोगे उस आदमी को कि भाई मुझे तो 40 किलो का फाइनल आउटपुट चाहिए होता है, तो तुम मुझे अगर 80 किलो का आउटपुट बना के दोगे तब मेरा 40 किलो का फाइनल आउटपुट बनेगा। दिस इज नोन एज द आउटपुट आउटपुट रेशियो। और इसी रेशियो का दूसरा नाम दोस्तों होता है द वेस्ट मल्टीप्लायर। वेस्ट मल्टीप्लायर तो ये बड़ा कॉमन फीचर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। वो ना कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर देते हैं। अब जब वो कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स करते हैं तो उस आउटसोर्स के प्रोसेस में उनको इनपुट आउटपुट रेशियो से मतलब नहीं रह जाता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट इसमें क्या आएगा, उनको तो बस ये है कि मुझे 80 केजीज का आउटपुट चाहिए। तो वो आउटपुट आउटपुट रेशियो निकालते हैं और अपना रिक्वायरमेंट बता देते हैं वेंडर को कि भाई मुझे 80 केजीज का तुम आउटपुट दे दो और मेरे लिए सफिशिएंट है बस। उसके बाद वो अपने 80 केजीज से 40 केजीज एंड के प्रोसेस तक बना लेते हैं पूरा का पूरा आउटपुट। दिस रेशियो इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका स्पेशल महत्व होता है। तो दिस इज नोन एज द वेस्ट मल्टीप्लायर। सर ये तो बड़ा इजी रहा, आउटपुट लो फाइनल आउटपुट से डिवाइड कर दो, आउटपुट लो फाइनल आउटपुट से डिवाइड कर दो। लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि आपका इंस्टीट्यूट फाइनल लेवल पे इतना इजी तो कोई कंसेप्ट देगा नहीं। वो डेफिनेटली कंसेप्ट को थोड़ा सा तो तोड़ेगा मरोड़ेगा और उसे टेढ़ा मेढ़ा करेगा। तो एग्जाम में जो वेस्ट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस आते हैं वो इतने सिंपल नहीं आते, उनमें होता है एक कैच। अब सुनना क्या कैच होता है वेस्ट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस में। ठीक है सर, भाई 100 यूनिट आया इनपुट और 80 यूनिट आया आउटपुट, फिर क्या हुआ, 70 यूनिट आया इनपुट और 60 यूनिट आया आउटपुट, फिर क्या हुआ 60 यूनिट आया इनपुट और यहां पर 80 यूनिट गया इनपुट। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा कर दिया है चेंज। तो मैंने 100 यूनिट का इनपुट लिया, 80 का आउटपुट निकाला।
70 का इनपुट लिया, 60 का आउटपुट निकाला। अरे सर ये 10 यूनिट का क्या हुआ? सर 10 यूनिट कहां गए? भाई ऐसा हो सकता है आपने 10 यूनिट अपने गोडाउन में रख लिए हो, या फिर उन 10 यूनिट को बाहर मार्केट में बेच दिया हो, किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, आपने वो बेच दिया हो, या आपने गोडाउन में रख दिया हो, आपने बोला हो नहीं अभी इस प्रोसेस 2 में मैं प्रोसेसिंग नहीं करूंगा क्योंकि आउटपुट की जरूरत नहीं है प्रोसेस 2 में, तो आपने रोक लिया हो बीच में मटेरियल, आपकी इन्वेंट्री बन गई हो, तो इसलिए ये 80 70 हो ऐसा हो सकता है। और 70 से कितना आउटपुट आया? 60। अच्छा फिर सर ठीक है कम हो गया तो समझ में आता है, सर ये ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा का भी सेम लॉजिक, दो रीजन हो सकते हैं। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, इन्वेंट्री पड़ी थी, आपने वो इन्वेंट्री यूज कर ली 20 एडिशनल, या फिर आपने बाजार से खरीदा, आपको पता था प्रोडक्ट प्रोसेस 3 में आपको ज्यादा आउटपुट की जरूरत है, आपने बाजार से और मटेरियल खरीदा 20 kg का और आपने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। सो देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस। ये आपने दो प्रोसेसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन, ये कनेक्शन होता है भाई, कनेक्शन, आपने कनेक्शन तोड़ दिया। जैसे ही आपने कनेक्शन तोड़ा वैसे ही मेरे दिमाग में एक सवाल अराइज हुआ। सवाल देखना क्या, अरे भाई ये चेंज होने के बावजूद भी जो आउटपुट आउटपुट रेशियो है वो तो 2 ही रहेगा। क्यों? 80 डिवाइड बाय 40 इज 2 और यहां 1.5 रहेगा, बिकॉज 60 डिवाइड बाय 40 इज 1.5। ये तो चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, इज दिस एंड दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या आप अभी भी ये बोल सकते हो कि अगर मुझे फर्स्ट प्रोसेस से 2 यूनिट्स का आउटपुट मिले तो मुझे लास्ट प्रोसेस से 1 यूनिट का आउटपुट मिल जाएगा? क्या आप अभी भी ये बोल सकते हो? क्या ये लिंकिंग, क्या ये रिलेशनशिप आप अभी भी एस्टैब्लिश कर सकते हो? आंसर है नो। आप अभी ये रिलेशनशिप आउटपुट आउटपुट रेशियो में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई तुमने यहां पर ये लिंक तोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है, ये लिंक रहा ही नहीं। 80 आउटपुट अगर फर्स्ट यूनिट का बचा तो 40 नहीं मिलेगा आउटपुट लास्ट यूनिट का, क्योंकि बीच में छेड़खानी करी है तुमने इनपुट आउटपुट का यहां केजीज बदला, यूनिट्स बदला, और यहां इनपुट आउटपुट का केजी बदल दिया। तो अगर 80 आउटपुट फर्स्ट प्रोसेस का हुआ, नहीं मिलेगा 40 आउटपुट लास्ट प्रोसेस का, क्योंकि बीच में तुमने किया है एडल्टरेशन, कुछ घपला किया है। तो अब 80 और 40 में जो तुम रिलेशनशिप निकाल रहे थे वो रिलेशनशिप टूट गया है। अगर वो रिलेशनशिप टूट गया है तो सर अब हम आउटपुट आउटपुट रेशियो कैसे निकालें? तो दोस्तों अगर एग्जाम में एग्जामिनर मुझको रिलेशनशिप वाला डेटा दे दे तो भंगड़ा पाना और दिल में एकदम खुश हो जाना, ठीक है, कि रिलेशनशिप वाला डेटा दिया है। आउटपुट आउटपुट रेशियो बड़ी सिंपल निकल के आएगी, आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस डिवाइड बाय आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस, आउटपुट ऑफ सेकंड प्रोसेस डिवाइड बाय आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस, सिंपल आउटपुट आउटपुट रेशियो। लेकिन जहां पर भी ये लिंक तोड़ा, दो प्रोसेसेस के बीच में, वहां आउटपुट आउटपुट रेशियो इतना इजीली कंप्यूट नहीं हो सकती। एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये आउटपुट और इनपुट का लिंक आपने एग्जामिनर ने तोड़ा हुआ होता है, आपने ये लिंक नहीं एस्टैब्लिश किया हुआ होता। तब उस सिचुएशन में सर ये रिलेशनशिप कैसे आएगा, आप इन दोनों को लिंक कैसे करोगे 80 और 40 को? ये है सबसे बड़ा सवाल जो हम अब अगले क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहे हैं। आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेस्ट मल्टीप्लायर, द प्रोसेस वाइज कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट इज बीइंग वर्कड आउट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन दीज कॉस्ट आर एग्रीगेटेड टू अराइव एट द टोटल yarn cost. As there are wastes at each process, the final aggregation of process to arrive at the finished yarn has to take into account all such process wise wastages. This is done by using a factor known as the waste multiplier. Accordingly, waste multiplier is that quantity of output from any process which will be needed to get 1 unit of final output. मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करी हुई है। Accordingly, waste multiplier is that quantity of output from any process which will be needed to get 1 unit of final output. तो कितना आउटपुट हम ईच प्रोसेस से लें ताकि हमारा 1 यूनिट फाइनल आउटपुट का आए, दिस इज नोन एज द वेस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई वेस्ट मल्टीप्लायर की। आओ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रोसेस वाइज इनपुट एंड आउटपुट आर टेकन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सनी कॉटन मिल्स लिमिटेड। तो एक कंपनी है सनी कॉटन मिल्स लिमिटेड, इसके आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। अयान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 31 मार्च 2013 के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। प्रोसेस दिया हुआ है ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम्स, रोविंग, रिंग फ्रेम्स, रीलिंग एंड वाइंडिंग। इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, कॉटन कितना प्रोसेस हुआ, लैब्स कितने प्रोड्यूस हुए, लैब्स कितना प्रोड्यूस हुआ, सिल्वर्स कितने प्रोड्यूस हुए, सिल्वर कितना प्रोसेस हुआ, सिल्वर कितना ड्रॉ हुआ। इनपुट आउटपुट हर एक प्रोसेस का आपको दिया हुआ है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो आपको वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर कंप्यूट करके लाना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ Sunny Cotton Mills Limited for the year ended March 31st 2013। हमें निकालना है वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर। यहां मैं लिखूंगा सारे प्रोसेसेस। यहां आएगा इनपुट, यहां आएगा आउटपुट। ठीक है, हर एक प्रोसेस का सारा डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वो यहां प्लॉट करूंगा। यहां आया लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहां आया आउटपुट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और लास्ट कॉलम में आया वेस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, तो ये हमने सारा डिटेल इस कॉलम में अब हम भरेंगे। हम इस टेबल में डिटेल्स भरना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि वेस्ट मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आओ एक एक करके जो डिटेल्स क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्लो रूम। ब्लो रूम में इनपुट है और इनपुट जो है वो केजी की टर्म्स में है। ठीक है, अच्छा एक और लाइन छोड़ देना भाई, हम ना कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उस फॉर्मूले के लिए एक लाइन छोड़ देना। तो ये है ए कॉलम, ये है बी कॉलम, ये है सी कॉलम। तो सबसे पहला प्रोसेस है ब्लो रूम, सेकंड है कार्डिंग, फिर है ड्रॉ फ्रेम्स, फिर है रोविंग, फिर है रिंग फ्रेम्स, रिंग फ्रेम्स के बाद है रीलिंग एंड वाइंडिंग। रीलिंग एंड वाइंडिंग। तो भाई ये प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू गुजर कर मेरा जो टेक्सटाइल का फाइनल आउटपुट है वो बनता है। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो मैंने प्लॉट कर दिए। अब मेरा काम ये कि मैं इनके इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों प्लॉट करूंगा। ठीक है सर, इनपुट भी केजी में, आउटपुट भी केजी में। ठीक है सर, तो ब्लो रूम आउटपुट है 4258270 427
74360। ये सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस 3948240 और 3901800, 3874 120 और 3831 500। ठीक है सर। 3911640 और 3641740। फिर है 3635400 और है 3580880। तो भाई पूरा डेटा मैंने प्लॉट कर दिया है इस टेबल का। इनपुट प्लॉट कर दिया है, आउटपुट प्लॉट कर दिया है, दोनों चीजें प्लॉट कर दी हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उन सब की सारी इनपुट आउटपुट मैंने प्लॉट कर दी हैं। अब भाई फिंगर्स क्रॉस करो, भगवान जी का नाम लो और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु काश तुम सबके इनपुट्स आउटपुट्स में पैरिटी बना के रखना, सिंक्रोनाइजेशन रखना, ताकि हम वेस्ट मल्टीप्लायर को इजी वे में निकाल सकें। भगवान प्लीज इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट में किसी भी तरह की दो डिफरेंट प्रोसेसेस में डिस्पैरिटी मत रखना, दोनों को इक्वल रखना, अनइक्वल मत रखना। चलो प्रार्थना करी तुमने भगवान से और देखना शुरू किया। भाई ब्लो रूम का इनपुट है 46,72,560 और ब्लो रूम का आउटपुट है 42,58,270। अब ब्लो रूम से जब आउटपुट इनपुट में जाता है अगले प्रोसेस के जो कि कार्डिंग है, तो ये बन जाता है 4274360। शिट, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। हमारे इनपुट और आउटपुट में फर्क है सब्सीक्वेंट प्रोसेस के। आउटपुट था 4258270 और इनपुट है 4274360। मतलब जरूर कुछ मटेरियल आपका गोडाउन में पड़ा होगा जिस मटेरियल को आपने इस प्रोसेस में यूज किया है, या फिर आपने बाजार से नया मटेरियल खरीद के लाया है और इस वाले प्रोसेस में डाला है। ओफो सर। चलो अगला देखते हैं। 39,76,400 is the output of carding, but the input of draw frame is 39,48,250. Again इन दोनों में डिफरेंस है। 39,01,800 और 38,74,120, 38,31,500 और 39,11,640। सर बिल्कुल भी सपना पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी और डिस्पैरिटी दे दी। अब सुनना जरा ध्यान से। सपोज अज्यूम करो ये डिस्पैरिटी ना होती। अगर ये डिस्पैरिटी ना होती तो ये दो कॉलम बनाने की जरूरत ही ना होती। ये दो कॉलम तुम नहीं बनाते और सीधा वेस्ट मल्टीप्लायर पे आ जाते और तुम पता है सीधे से क्या करते? दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। सिंपल, बात खत्म। अगर डिस्पैरिटी ना होती तो ये दो कॉलम की जरूरत ही ना पड़ती और हम इजीली अपना आंसर निकाल लेते वेस्ट मल्टीप्लायर का। लेकिन सर लाइफ इतनी इजी नहीं है। फाइनल सीएमए का है, इसके बाद तो हम प्रोफेशनल बन जाएंगे और प्रोफेशनल का मतलब है आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो यूं ही तो हम आपको प्रोफेशनल बनने नहीं दे सकते। हमें जरूर आपसे हार्ड वर्क कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपसे मेहनत करानी पड़ेगी प्रोफेशनल बनाने के लिए। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसीजर होगा इस केस में जब डिस्पैरिटी है इनपुट आउटपुट में? क्या प्रोसीजर होगा इसको वेस्ट मल्टीप्लायर को निकालने का? आओ लॉस परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं। लॉस परसेंटेज फॉर्म से मेरा मतलब यह है कि कितना लॉस हुआ इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हुए। फॉर्मूला देखना जरा। मैं लॉस का परसेंटेज निकाल रहा हूं। कितना लॉस हुआ? सर बी इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइड बाय बी इनपुट। इससे ना लॉस का परसेंटेज आएगा।
हाँ सर, इससे लॉस का परसेंटेज आएगा। आओ जरा लॉस का परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। 4672560 माइनस 4258270। सर सबसे पहला परसेंटेज आ गया 8.87, लॉस का परसेंटेज निकाला है। ठीक है सर, आओ दूसरा कंप्यूट करते हैं। 4274360 माइनस 3976400 डिवाइड बाय 4274360। सर दूसरे का आंसर आया 6.97। अब आ जाओ तीसरा देखते हैं। सर तीसरे का आंसर आया 1.18। अब आओ चौथे प्रोसेस का देखते हैं, चौथे प्रोसेस का क्या हुआ। सर चौथे प्रोसेस का आया 1.10। अब देखते हैं फिफ्थ प्रोसेस का क्या आया। सर फिफ्थ प्रोसेस का आया 6.90। और लास्ट का एक बार कैलकुलेट करते हैं भाई। $1.50। तो ये आ गए लॉस परसेंटेजेस। सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाई अभी समझाता हूं क्यों निकाल रहे हैं। पहले बताओ कंप्यूटेशन समझ में आई क्या? हमने कंप्यूट किया कि लॉस के परसेंटेजेस क्या रहेंगे हर एक प्रोसेस में। तो भाई पहले प्रोसेस में जो लॉस का परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 8.87%, दूसरे में रहेगा 6.97%, इसमें रहेगा 1.18%, इसमें रहेगा 1.10%, इसमें रहेगा 6.90%, इसमें रहेगा 1.50%। ये वेस्ट का परसेंटेज है जो हर एक प्रोसेस में आपका इनपुट के कंपैरिजन में वेस्टेज होगा ही होगा। ये वो वेस्ट की परसेंटेज है। हाँ सर, ये वेस्ट की परसेंटेज है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये है, will this percentage change with a change in input? So सवाल ये है, अगर ये 4672560 की जगह 5682436 होता, कुछ भी रैंडम कुछ और नंबर होता, तो ये परसेंटेज सेम रहता या चेंज हो जाता? ये परसेंटेज सेम रहता या चेंज हो जाता? सर सेम रहता। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता। सर वो जो रिवाइज नंबर होता ना, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट का अमाउंट चेंज हो जाता, लेकिन ये परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब भी आप इनपुट पे लॉस लेते हो तो वो लॉस की परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। सो द लॉस परसेंटेज ऑलवेज रिमेन्स द सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है? आउटपुट में आ जाएगा। अगर आप इनपुट को चेंज करोगे आउटपुट में आ जाएगा। तो आप जो रिवाइज्ड इनपुट लिखोगे उसको माइनस कर दोगे 8.87%, तो आपका रिवाइज्ड आउटपुट आ जाएगा। लेकिन सर इस परसेंटेज में कभी भी चेंज नहीं आता। लॉस परसेंटेज एक प्रोसेस की हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। लॉस तो वही होगा ना, चाहे आप यहां पर 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करो
तो 8.87 यूनिट्स का लॉस होगा। 200 इंट्रोड्यूस करो तो 8.87 मल्टीप्लाई बाय 2 का लॉस होगा। तो परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। बिल्कुल सही बात सर, हमें समझ में आ गई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट। इनपुट में कुछ भी डालूंगा, लॉस के परसेंटेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अब देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं जरा आउटपुट निकाल दो। आउटपुट क्या होगा सर? आउटपुट आपको निकालना है 100% का बेस लेके, ठीक है? 100% का बेस लेके आप निकालोगे आउटपुट। 100% का बेस लेके मतलब सर, तो सर अगर यहां पर 100% होता इनपुट तो आउटपुट कितना होता, हमें ये कंप्यूट करना है। मतलब बेसिकली 100% माइनस 8.87% निकालना है, मतलब आउटपुट निकालना है। ठीक है सर, ये तो निकल जाएगा 91.13। 91.13 फॉर्मूला होगा इनपुट माइनस डी। आपने जितना भी इनपुट डाला उसको मैं माइनस कर दूंगा डी से, तो वो बन जाएगा आपका आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो अगर आपने यहां 100% डाला और 8.87% यहां पर लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस, तो आउटपुट क्या बन गया 91.13। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर अगले प्रोसेस में मैंने 91.13 डाला, अगर अगले प्रोसेस में मैंने 91.13 डाला, तो बताना जरा कितना आउटपुट बनेगा? सर आउटपुट बनेगा 91.13 मल्टीप्लाइड बाय 6.97%। ये तो होगा लॉस, ये है इनपुट। इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू द आउटपुट। नेचुरली भाई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं इस आउटपुट और इस इनपुट को पैरिटी दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये काम यहां से करने की कोशिश करता तो रिजल्ट गड़बड़ आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इनपुट को सेम रखा। अब मैं आगे भी सेम लेता हुआ जाऊंगा। कैसे? इसका आउटपुट आया 9.13, अगर ये 9.13 एज इट इज इनपुट बन जाए अगले यूनिट का, कार्डिंग का, अरे भूल जाओ 4274360 इनपुट है। इनपुट ये नहीं है, इनपुट है 91.13। तुमने खुद बताया था इनपुट अगर चेंज हो भी गया तो ये परसेंटेज नहीं चेंज होगी। परसेंटेज नहीं चेंज होगी तो परसेंटेज को मैं सेम किसी और इनपुट पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट निकल के आएगा। तुमने खुद ये बात बोली थी। हाँ सर बोली थी। तो बताओ इस यूनिट का, इस प्रोसेस का आउटपुट कितना निकल के आया है? आओ देखते हैं। 91.13 मल्टीप्लाइड बाय 6.97% माइनस 91.13, आउटपुट निकल के आया 84.78। अब देखना 84.78, इस 84.78 को मैं इनपुट ट्रीट कर रहा हूं अगले प्रोसेस का, और अगले प्रोसेस का वेस्ट इससे माइनस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखना ये है इनपुट, इनपुट माइनस मैंने वेस्ट को माइनस कर दिया। इनपुट माइनस वेस्ट, वेस्ट कैसे निकल के आया? डी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। जो भी डी है परसेंटेज फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय इनपुट। अच्छा बताओ क्या आया? सर 84.78 मल्टीप्लाई बाय 1.18 माइनस 84.
थर्ड का आंसर आ गया 83.78। देखना ज़रा, थर्ड का आंसर आ गया 83.78। अब देखना फोर्थ प्रोसेस का क्या आएगा आंसर। तो भाई फोर्थ प्रोसेस में मैंने थर्ड प्रोसेस का आउटपुट रख दिया एज इनपुट, और उसके अंदर क्या चीज़ माइनस करी, उसके अंदर माइनस करी वेस्ट परसेंटेज। वेस्ट परसेंटेज माइनस करा। आओ देखते हैं क्या आंसर आएगा। 83.78 मल्टीप्लाइड बाय 1.1% माइनस 83.78, आंसर आया 82.86। अब भाई अगेन ये 82.86 मैंने इनपुट रखा, और 82.86 मल्टीप्लाइड बाय लॉस परसेंटेज, 82.86 मल्टीप्लाइड बाय 6.90% माइनस 82.86, 77.14 77.14 आ गया आउटपुट ऑफ द फिफ्थ प्रोसेस। अब लास्ट बचा है सिक्स्थ प्रोसेस। आओ सिक्स्थ प्रोसेस का भी आउटपुट कंप्यूट करके देखते हैं। भाई सिक्स्थ प्रोसेस में 77.14 माइनस 77.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 परसेंटेज का साइन जरूर लगाना हर एक पार्ट पे। ठीक है सर। 77.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.5% माइनस 75.98, यह आ गया 75.98। ठीक है सर। देखो जरा कैलकुलेशन समझ में आई क्या? भाई क्या करने की कोशिश की जा रही है? करने की कोशिश ये करी जा रही है कि जो आउटपुट और इनपुट हो दो प्रोसेसेस का वो कॉमन हो जाए, ताकि इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए। और हमने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया। कैसे? हम भूल गए इस इनपुट आउटपुट को, इस पूरे इनपुट आउटपुट को भूल गए। हमने एज्यूम किया अगर 100 इनपुट डाला तो कितना आउटपुट आया, वही आउटपुट अगर अगले में डाला तो कितना आउटपुट आया, और सो ऑन हम करते चले गए। हम भूल गए कि हमारा इनपुट आउटपुट रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने उसको इनपुट आउटपुट को एक्चुअल नहीं लिया, हमने अपनी मर्जी से इनपुट आउटपुट बनाया। सिंपल सी बात। और क्योंकि रेशो निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 100 की बेसिस पे रेशो निकालें या 46 लाख के बेसिस पे रेशो निकालें। अरे रेशो तो सेम ही होती है। 100 डिवाइड बाय 50 करोगे तो सेम आंसर आएगा जितना 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 करोगे, आंसर तो सेम आएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इनपुट और आउटपुट को सेम रख दिया। हमने एज्यूम किया अगर इनपुट 100 होगा फर्स्ट पार्ट में तो आउटपुट कितना होगा, और आउटपुट को फिर हमने अब हम कंपेयर कर लेंगे दो आउटपुट्स को एक साथ, क्योंकि अब कंपैरिजन पॉसिबल है, जो कि कंपैरिजन पहले पॉसिबल नहीं हो रहा था हमारे लिए। तो देखना ये आ गई पैरिटी। पैरिटी माने अब ये आपस में कंपैरेबल हैं, ये और ये आपस में कंपैरेबल हैं, ये सारे आपस में कंपैरेबल हैं, क्योंकि आपने 91.13 को यहां आउटपुट की इनपुट की तरह लिया, 84.78 को यहां इनपुट की तरह लिया, 83.78 को यहां इनपुट की तरह लिया, 82.86 को यहां इनपुट की तरह लिया। सेम इनपुट ले लिया, पैरिटी कर दी। बस अब अगर वेस्ट मल्टीप्लायर निकालना चाहें तो बताना कैसे निकल के आएगा। 91.13 डिवाइड बाय 75.98, 84.78 डिवाइड बाय 75.98, 83.78, 82.86, 77.14 और 75.98 डिवाइड बाय 75.98।
देखो एक बार पैरिटी कर ली ना सारे प्रोसेसेस में, तो अब वेस्ट मल्टीप्लायर हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। आओ ज़रा सारे वेस्ट मल्टीप्लायर कंप्यूट करते हैं। ये है F 91.13 75.98, ये आ गया 1.2 84.78 डिवाइड बाय, ये आ गया 1.12 1.09 1.01 और लास्ट में 1। तो भाई अब अगर हमसे कोई पूछे कि बता दो ज़रा प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर क्या होंगे इस वाले सिचुएशन में, तो हमने कंप्यूट कर दिया कि भाई प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर होंगे। प्रोसेस 1 का है 1.2, प्रोसेस 2 का है 1.12, प्रोसेस 3 1.1, प्रोसेस 4 1.9, प्रोसेस 5 1.01, प्रोसेस 6 1। दीज आर द वेस्ट मल्टीप्लायर। अच्छा ये बताते क्या हैं आपको, जरा ये भी बताओ इनका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा अगर कोई पूछे इसका मतलब क्या है। भाई मतलब ये है, अगर आपको 1 यूनिट का फाइनल आउटपुट चाहिए फाइनल प्रोसेस में से, तो आपको 1.2 यूनिट बनाना पड़ेगा फर्स्ट प्रोसेस में से। अगर आपको 1 यूनिट का फाइनल आउटपुट चाहिए फाइनल प्रोसेस में से, तो आपको 1.12 आउटपुट बनाना पड़ेगा सेकंड प्रोसेस में से। अगर आपको 1.10 1 यूनिट चाहिए फाइनल आउटपुट, तो आपको 1.10 आउटपुट बनाना पड़ेगा थर्ड प्रोसेस में। ये निकल के आया इंटरप्रिटेशन ऑफ वेस्ट मल्टीप्लायर। अब जरा एक कंक्लूजन और लिख दो बस। कंक्लूजन है, हेंस द प्रोसेस वाइज वेस्ट मल्टीप्लायर of Sunny Cotton Mills Limited is computed as, भाई सारे प्रोसेसेस लिखना और सारे वेस्ट मल्टीप्लायर लिखना एक 2 कॉलम्स में, और एक बार इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा अमेंड करना, D मल्टीप्लाई बाय इनपुट, E is equal to input minus D multiplied by input। तो चलो ब्रीफ में पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं, और फिर तुम अपने रजिस्टर पे नोट करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं वो जरूर ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन ने हमें निकालने के लिए दिया वेस्ट मल्टीप्लायर। वेस्ट मल्टीप्लायर का मतलब आउटपुट रेशियो। आउटपुट रेशियो का मतलब हम लोग एक यूनिट एक प्रोसेस के आउटपुट से कितना हम प्रोड्यूस करें कि हमारा फाइनल आउटपुट 1 बने, हमें ये निकालना होता है। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ने हमें आउटपुट और इनपुट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस में डिस्पैरिटी दी, इक्वल नहीं दिया। आउटपुट और इनपुट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस में डिस्पैरिटी दी, इक्वल नहीं दिया। इस वजह से हम सीधा आउटपुट को फाइनल आउटपुट से डिवाइड नहीं कर पाए, हम इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ी लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का मतलब कितना परसेंटेज लॉस इनपुट के ऊपर हुआ है इस वाले प्रोसेस में, कितना परसेंटेज लॉस इनपुट के ऊपर हुआ है इस वाले प्रोसेस में। अब अगर ये इनपुट के ऊपर प्रोसेस लॉस इतना है जो कि कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं इनपुट को कांस्टेंट कर दूं, इनपुट को मैं चेंज ना करूं, जैसे कि इधर चेंज हो रहा था मैं इधर चेंज ना करूं, तो रिलेशनशिप वापस रिस्टोर हो जाएगा मेरे सारे के सारे आउटपुट में।
रिलेशनशिप रिस्टोर करने के लिए मैंने क्या किया, 100 यूनिट का इनपुट लिया। अगर 100 इनपुट डलता है तो आउटपुट कितना आएगा फर्स्ट प्रोसेस का 91.13। अगर यही आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट बनता है तो आउटपुट कितना आएगा 84.78। अगर यही आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट बनता है तो आउटपुट कितना आएगा 83.78। ये करके मैंने एक चेन बना दी और रिलेशनशिप जो टूट गया था रॉ डेटा में उसे वापस एस्टैब्लिश कर दिया। मैंने जैसे ही वो रॉ डेटा का लिंक एस्टैब्लिश किया वैसे ही मेरे सारे के सारे आउटपुट एक टेबल में आ गए, एक सिंक्रोनाइजेशन में आ गए, एक रिलेशनशिप के साथ आ गए। बस मैंने क्या किया, मैंने उसको डिवाइड कर दिया आउटपुट और आउटपुट को टू कंप्यूट माय वेस्ट मल्टीप्लायर और आउटपुट आउटपुट रेशो। तो ये क्वेश्चन है, अधिकतर रिपीट होता है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आता ही आता है और 4 मार्क्स 6 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहला रेशो और सबसे इंपॉर्टेंट रेशो, वेस्ट मल्टीप्लायर।